अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज़। आज का जो टॉपिक है वो है हरासमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड ट्रांसजेंडर। इन तीनों सेगमेंट्स को वीक समझा जाता है क्योंकि ये बुरी तरह निगलेक्टेड है और जो हर्डल्स फिर ये लोग फेस करते हैं सोसाइटी में, उसकी वजह से ये लोग फिर अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। इनके अपलिफ्ट के लिए गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस क्या एफर्ट्स कर रही हैं और लीगल प्रोविजंस या इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इन सब के ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद मेरे 3 वेरी ऑनरेबल और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, स्पेशल एडवाइज़र टू सीएम ऑन इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, उनके साथ तशरीफ फरमा है रक्षंदा नाज, ओम्बड्स पर्सन केपी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, कैसे हैं आप? और उनके साथ हैं नूर आलम खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग सब बहुत बिजी हैं और आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बैरिस्टर साहब, हरासमेंट के ऊपर तो यानी कि मैंने वो टॉपिक तो अनाउंस कर दिया है। बेसिकली बस शॉर्टली आप ज़रा बता दें हरासमेंट क्या है और यानी कि इसके ज़ुमरे में कौन कौन से यानी कि जो ऑफेंसेस हैं वो शामिल हैं। देखें जी, मैं समझता हूँ कि हरासमेंट की खैर जो लीगैलिटी और उसकी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो तो खैर अब काफ़ी डेवलप हो चुकी है पूरी दुनिया में जी, और पाकिस्तान में भी जितने भी, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें तो बुनियादी तौर पर तमाम वल्नरेबल ग्रुप्स की वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि वो जितने भी हों वो माशरे में किसी भी तरह से जो एक्सपोज्ड हों, किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल, जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद और मुख्तलिफ हुकूक की जो उनकी वायलेशन है, राइट्स वायलेशन, उस पर एक्सपोज हों तो वो सब उस वल्नरेबल ग्रुप्स के ज़ुमरे में आते हैं। फिर हरासमेंट तो खैर यकीनी तौर पर वो अमल है कि जिसमें आप किसी की इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके साथ या कोई मतलब इन एक्शन से लेके एक्शन तक कई चीज़ें हैं उसमें। कमीशन और ओमिशन के कई ऑफेंसेस हैं जिसमें तज़हीक भी है, उसमें सेक्सुअल वो भी है, मतलब हाँ हरासमेंट भी है, उसमें फिर डिफरेंट टाइप की एक्सप्लॉयटेशन जिसमें आप समझते हैं कि उस बंदे की आप जो है जेंडर बेस्ड भी उसमें है और उसकी साइकोलॉजिकल आप मैनिपुलेशन करते हैं इस तरह से कि विच अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ हिज और हर राइट्स। तो नेचुरली वो फिर उन सब चीज़ों में आ जाती है। रक्षंदा साहिबा ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं इस चीज़ पर बात करने पे क्योंकि शी इज़ डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर इशू। लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में इन चीज़ों को, ये होती तो हर माशरे का हिस्सा हैं, होती हैं, कभी मुकम्मल तौर पर तो इनका सद्भाव या एलिमिनेशन तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि आप लीगल सिस्टम ऐसा और लीगल पैरामीटर्स ऐसे आप ड्रॉ करते हैं कि ऐसी किस्म की कोई भी कार्रवाई जो है या एक्शन जो है वो खिलाफ कानून करार दिया जाता है और उसके बाद वो काबिल मुहासिबा होता है, यानी आप उसका एहतसाब कर सकते हैं जो भी इसमें एंगेज होता है, कल्प्रेट जो होता है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में भी कवानीन हमारे पास हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो 2 हैं मेरे ख्याल में। एक तो जो हमारा सोशल और कल्चरल एक डायमेंशन है सोसाइटी का, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हरासमेंट कॉज करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी की जो सेग्रीगेशन है और सेग्रीगेशन के बाद जो जेंडर सेग्रीगेशन है वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कई मसाइल जन्म लेते हैं। फिर जब आप उनको एक ऐसे माहौल में लेकर आते हैं डिफरेंट जेंडर्स को जहाँ पर इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन के नताइज बाज़ के नतीजे में इस तरह के बाज़ अवामिल सामने आते हैं। बेसिकली कानून जो है वो तो बनाया गया है काफ़ी गौर उसके बाद और उसको अब इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है थ्रू जो हरासमेंट ऑम्बुड्स पर्सन्स हैं उनके ज़रिए भी जनरल लॉज भी इसको हैंडल करते हैं। प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा गैप है और उसके अंदर जो हमारी कुछ कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स हैं, मैं उनको कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स इसलिए कहूँगा कि कई चीज़ें हमारी अपनी इख्तिरा करदा हैं जो हमारी सोसाइटी से और हमारे कल्चर से हम इख्तिरा करते हैं बाज़ चीज़ों को, बाज़ रवैयों को और बाज़ कंसेप्शंस को, और
वो जो है मसला है। तो मेरे ख्याल में जब बहस चलती है तो वो इशू आ जाता है जिसमें कल्चर भी है, जिसमें कुछ रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस हम अपने कल्चर के मुताबिक या सोशल नॉर्म्स के मुताबिक ऐसे करते हैं तो शायद रिलीजन से तो मुताबिकत ना रखती हों, लेकिन बहरहाल एक इशू बन जाता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा रक्षंदा नाज साहिबा, आप ओम्बड्स पर्सन केपी हैं, प्राइमरी रोल के बारे में प्लीज़ ज़रा बता दें और आपका कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन किन डिपार्टमेंट्स के साथ चलता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपने हमारे इस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए ये आज एक की है गुफ्तगू का एहतमाम किया और मेरे दोनों तरफ दो बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। देखिए हमारा जो दायरा हम तक पहले सबसे पहले तो रसाई की बात है जी। लॉ बहुत क्लियरली दो चीज़ें करता है। लॉ के अंदर अगर आप सेक्शन 2H में जाएं तो उन्होंने हरासमेंट को डिफाइन कर दिया है। सही। और वो हरासमेंट को डिफाइन ऐसे कर दिया है कि उन्होंने कह दिया है कि किसी किस्म की सेक्सुअल हरासमेंट, अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस, कोई ऐसा एक्शन जो है उसको कंडीशन कर दिया जाए, क्योंकि हम वर्क प्लेस को देखते हैं जी। तो वर्क प्लेस की जगह पर ख़ास तौर पे औरतों की काम की जगह, मर्दों की काम की जगह, क्योंकि लॉ इक्वली बेनिफिशियल है मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी और ट्रांस के लिए भी, ठीक है। तो उसमें यह है कि उसको अगर कंडीशन कर दिया जाए तो वो हैरासमेंट है और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस जिम्मेदार हैं। ठीक। तो ये एक वाहिद लॉ है कि जो पाबंद करता है हर इदारे को कि अगर वहाँ पे कमेटी मौजूद ना हो, जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो रसाई तो आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर रख दी गई है कि हर इदारा जो है, क्योंकि केपी में ये 2019 से ये आ चुका है और पाकिस्तान में ये लॉ 2010 में पास हुआ था। ठीक। 2010 के बाद तमाम इदारे, चाहे वो गैर सरकारी हैं, सरकारी हैं, कारपोरेशन है, एसोसिएशंस है, उन सब के लिए जो पाबंदी है वो 3 मेंबरान की कमेटी है। अच्छा। 4 भी हो सकती हैं। ठीक है। एक कमेटी में 2 खवातीन भी हो सकती हैं, अगर वो ना हो तो एक खातून का होना जरूरी है। अच्छा। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपका एक प्रॉपर जगह पे लगा होना चाहिए। कमेटी के मेंबरान की आपकी मालूमात होनी चाहिए, ठीक है, ताकि किसी को ऐसा हो तो वो सबसे पहले, हम कहते हैं कि ये जो स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटीज हैं अगेंस्ट हरासमेंट, ये हमारे एक तरह से ईयर्स और आईज हैं हर इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है। तो रसाई का तो एक बेसिकली ये एहतमाम है इसके अंदर कि, और इस लॉ के अंदर एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपको फियर हो कि दूसरी पार्टी बहुत पावरफुल है या आपका बॉस बड़ा पावरफुल है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और ये बॉस मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ठीक है, और आप उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो आप डायरेक्टली ओम्बड्स पर्सन के पास आ सकते हैं। अच्छा, यानी कि कमेटी के पास जाए बगैर आप उधर आ सकते हैं। आप कमेटी के किसी मेंबर के ऊपर एतराज कर सकते हैं, किसी की कमेटी मेंबर के ऊपर अगर कोई एलिगेशन हो तो वो कमेटी मेंबरशिप का राइट खो सकता है या खो सकती है, उसकी जगह आपका कोई दूसरा मेंबर आएगा। ठीक ठीक। एक तो रसाई का तरीका कार ये है। सही है। दूसरा, हमने इसका नेटवर्क बिछाया है कि जो कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन है, जब ये फरवरी 2019 में शुरू हुआ जी, तो सबसे पहले हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज के साथ बैठे जी, और मैंने उनसे कहा कि जी हमें फोकल पर्सन्स चाहिए आपसे। ठीक है। तो तमाम सोशल वेलफेयर ऑफिसेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं एक तरह से, कि खवातीन की रसाई आसान है। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं उसके मुकाबले में सोशल वेलफेयर के ऑफिस में जाना बड़ा आसान है जी, क्योंकि आपके लिए सोसाइटी, फिर आपके लिए कोई स्टिग्मा भी नहीं बनता। सही। दूसरा, जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का इंस्टीट्यूशन था जी, हमने उनको इंगेज कर लिया अपने साथ। तो इस वक्त हमारे ओम्बड्स पर्सन ऑफिस के 4 फोकल पर्सन्स हैं। अच्छा, 4 फोकल पर्सन है हर, क्योंकि ये ऑफिस तो हेड ऑफिस तो मेन ऑफिस तो पेशावर में है। सही है। तो आप सोचें कि अगर हमारे पास कोहिस्तान, मीरानशाह, साउथ वजीरिस्तान, इन इलाकों से शांगला, ये दूर दराज चतराल इलाके की में
बात कर रही हूँ कि वहां से अगर केसेस आ रही हैं, ठीक है, तो हमारे इन फोकल पर्सन्स की वजह से आ रही हैं। ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन है हमारा पुलिस के साथ भी है, साइबर क्राइम के साथ भी है। अच्छा। क्योंकि देखिए साइबर क्राइम बड़ा है जी। और खास तौर पे कोविड का जो पहला लॉकडाउन था जी। उसमें दो चीजें बहुत सरफेस पे आई, एक डोमेस्टिक वायलेंस, सही, और दूसरी जो थी वो साइबर क्राइम। सही, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए थे, फ्री हाँ। इस्तेमाल हो रही थी चीजें, ठीक है, तो साइबर क्राइम हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, साइबर क्राइम को हम केस के अंदर तो देखते हैं, लेकिन हम उसको एज ए केस नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस का अपना लॉ है। तो हमारे पास सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज, तमाम डीसी से हमने रिक्वेस्ट करके जो रिलीफ और ह्यूमन राइट्स के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको हमने फोकल पर्सन ले लिया है। ठीक है, इसी तरह हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बड़ी कोलैबोरेशन है ठीक है, कि जिसमें हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ पुलिस की कमेटीज मौजूद हैं बल्कि, और वो हर इंस्टीट्यूशन की है लेकिन पुलिस की ठीक, के अंदर नहीं थी, वो हमारा एक ब्रेक थ्रू है। सही है, हमने ये जो कमेटीज बनाई तो हमने गवर्नर सेक्रेटेरिएट से शुरू किया, सीएम सेक्रेटेरिएट से। केपी की प्रोविंशियल असेंबली वाहिद असेंबली है जिसमें कमेटी भी मौजूद है, कोड ऑफ कंडक्ट भी तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में है, ठीक है, और साथ में वहाँ पे जो कमेटी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की और पार्लियामेंटेरियन की वो सेपरेटली बनी है। ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी का जो एक नेटवर्क है और जो देखिए वो वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है। Widespread। दूसरा जो फोकल पर्सन है ना, जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज की खूबसूरती है, सही है, वो ये है कि आपका अगर हैरासमेंट नहीं है, जी, किसी किस्म की अगर ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, आप क्योंकि देखिए- लीगल चार्जेस बहुत होते हैं ना। लीगल चार्जेस भी हाँ। होते हैं, और दूसरा ये है ना कि हमारे यहाँ पे मसला ये होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाए जी, तो अगर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है या उसका काम नहीं है तो कहाँ जाए। जी, इसीलिए केपी के 13 इंस्टीट्यूशंस सही, जिसमें साइबर क्राइम, पुलिस, ओम्बड्समैन के ऑफिस, ठीक, ओम्बड्सपर्सन्स के ऑफिस, हम हर क्वार्टर मिलते हैं। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेशन रेफरल मैकेनिज्म है जी, कि जिसमें हमने तय किया है, जिसमें राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, ठीक है, कि जो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, जी, हम एक दूसरे को जो केसेस रेफर करेंगे सही, तो हम एक जुमला डाल देंगे कि आप इस केस को ना सिर्फ डील करें जी, बल्कि हमें अपडेट भी भेजें। इसका तो मतलब हमने ये एक हुआ, सिस्टम रखा है हाँ, विद इन इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी का, सही, कि सही, अगर हम किसी को भेज रहे हैं जी, और हम उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन की लिमिटेशन की वजह से हेल्प नहीं कर पा रहे तो हम उसको वैक्यूम में नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल, यानी कि कोई केस जो है वो आप लोगों से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो लोग डिससेटिस्फाई नहीं हो सकते। अगर वो आपके साथ यानी कि नहीं है रेलेवेंट तो आप आगे फिर उनको भेज रेफरेंस में देते, डाल क्योंकि देते ये हैं। वाला ठीक है, सिस्टम हमने सिटीजन पोर्टल से पिक किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है ओम्बड्सपर्सन इंस्टीट्यूशन में जी, कि हमने एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए खुद को सिटीजन पोर्टल पे भी रखा है। ठीक है। अच्छा जी वकील साहब, देखें एफआईआर जो है वो किसी भी क्राइम के खिलाफ पहला स्टेप है ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए और फिर उसके बाद यानी कि वो ट्रायल्स चलें और इंसाफ मिल सके। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो एक्सप्लॉयटेटिव है और करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें डिलेज भी डाल सकते हैं और यानी कि उसमें हरासमेंट भी शामिल हो सकता है उनकी तरफ से और पर्सनल गेन्स भी हो सकती हैं। तो इस मसले का क्या हाल है? ये कि हमारे माशरे में कोई भी क्राइम हो तो उसके जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सबसे पहले जो जिसके साथ वो होता है जी, वो माशरे में ये सोच है कि हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, जी, लेकिन पुलिस कल्चर इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है बिल्कुल कि इज्जतदार बंदा जो है आसपास से नहीं गुजरता है। सही। वो जब गुजरता है तो वो सोचता है कि ये ना हो कि पुलिस स्टेशन के आसपास जो है मेरी कोई हरासमेंट ना हो जाए। उसमें जो है जब वो चला जाता है तो वहां पर कमजोर को, यानी हरासमेंट होता क्या है, जी, किसी भी कमजोर को आप किसी भी एक्ट के जरिए हरास करते हैं तो वहां पर जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में स्पेशली हमारे माशरे में फीमेल को
या बच्चों को या जो है ये जिसको ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर कहते हैं, हाँ। ये कमजोर तबके शुमार किए जाते हैं। बिल्कुल। और जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं जी तो वहां पर इनको कमजोर समझकर इनके साथ जो रवैया रखा जाता है उसकी वजह से हरासमेंट केसेस जहां पर आप जाते हैं वहां से ही शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें बताया गया है कि जहां पर गवाह फीमेल हो, जी जहां पर कंप्लेनेंट यानी जो बंदा शिकायत करता है जी वो फीमेल हो, सही, जहां पर फीमेल मुल्जिम हो तो वहां पर फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि उसके अमूमन जब आप मेल के पास जाएंगे तो वो आपको इस तरह पट्टी पढ़ा देंगे जी कि आप इंसाफ के लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। वो सबसे पहले आप मुहर्रर के कमरे में जाते हैं, ठीक है। आपके भाई बाप का कत्ल हुआ होता है, आप वहां पर जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले क्या कहते हैं? कहते इंसाफ लेने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। वो कैसे? कहते आपने कहना है कि मैं मौजूद थी, मेरे साथ ये दो भाई या ये दो कजन भी मौजूद थे जी। और हमारे सामने ये फायरिंग हुई। अब उसको तो ये मैनिपुलेशन ऑफ द केस हुआ ना, मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब ये सारा अच्छा जी वकील साहब, सॉरी मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। व्यूअर्स एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक व्यूअर्स। हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन और ट्रांसजेंडर के ऊपर बातें हो रही हैं। ब्रेक से पहले एफआईआर के बारे में मैंने एडवोकेट साहब से पूछा हुआ था कि उसमें जो मैनिपुलेशंस होती हैं और जो फर्दर जो हरासमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट हो रहा होता है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं और इसमें हल क्या है कानूनी लिहाज से। तो एडवोकेट साहब ये कि उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे माशरे में आगाही नहीं है जी। अब जिस ओम्बड्समैन साहबा ने जो आपको पॉइंट आउट किया, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हर एक चीज के लिए आगाही है, लेकिन उनके राइट्स के लिए जी। कि आप कहां पर जा सकते। अब हर एक बंदे के नोटिस में ये है कि मुझे जो है पुलिस को फेस नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने राइट कैसे मांगूंगी। दूसरा, हमारा जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वहां पर एक दिन के मेल बच्चे की तो अहमियत है लेकिन फीमेल की नहीं है। सही। उस वजह से जो है वो फीमेल जो है आगे आना नहीं चाहती है। बिल्कुल। और आप देख लें कि विरासत के मामले में हो तो बहनों बेटियों के जो है इसे जो है खत्म कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ बहानों से जी। उसकी वजह ये कि ना पुलिस, अब कानून आ गया कि अगर कोई भी विरासत में बहन बेटियों को हिस्सा न दे तो उसमें जो है किसी और की कंप्लेनेंट बनने की जरूरत नहीं है। पुलिस को अगर खुद किसी जगह से पता चल जाए तो उस भाई को, उस बाप को, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं कि आप अपनी बेटियों को और बहनों को हिस्सा क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दे रहे। ठीक है। उसमें कंप्रोमाइज की कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब ये चीज जो है अभी तक जो है किसी फीमेल के नोटिस में नहीं है। फीमेल जो है वही लोग जो है ओम्बड्समैन के पास आते हैं जो वर्किंग वुमेन है, सही, जो काम करते हैं और वहां पर उनके साथ जो ज्यादती होती है या उसकी आगाही होती है जो कि 100 में से 2% है। ये जो है 98% जो फीमेल, ये कमजोर तबका है, बच्चे हैं, ये सारे लोग जो है इनको या तो आगाही नहीं है या जो हमारे रस्म और रिवाज है, जो माशरे के यानी हथकड़ियां लगी हुई है या बेड़ियां लगी हुई है, उनकी वजह से वो आगे आ नहीं सकते ताकि अपना आवाज जो है उनकी आवाज को माशरे ने दबाया हुआ है। और जिस तरह बताया गया कि अगर ये आ भी जाते हैं किसी तरीके से, हमने देखा है कि देख लें ये नेब की चेयरमैन से लेकर आप क्वेटा यूनिवर्सिटी का इशू ले लें, आप बनु यूनिवर्सिटी का इशू ले लें जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा हुआ है। वहां पर जो है कंट्रोल करने के लिए आगाही जरूरी होती है और फिर आगाही के बाद उसको फॉलो अप करना जो है। अब फीमेल कहती है कि मैं आ तो जाऊंगी जी, बिल्कुल, मुझे ये राइट भी मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए ओम्बड्समैन मेरे लिए क्या करेंगे? उसका तो यही काम है ना कि वो डिक्लेयर कर देगा कि ये इसका राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। या इसके साथ जो हरासमेंट हुआ है
उन लोगों को पिन पॉइंट करके जी। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके खिलाफ लिख देते हैं, सही, उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके खिलाफ जो है उनके हाई अप को लिख लेते हैं, ये तो लेकिन उनको यानी बाकी कि जो है वो कुछ नहीं कर सकते। जी। उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो फीमेल है, अब केस उसका खत्म हो गया, उसके बाद उसका जो है फॉलो अप यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल हमारे इसमें चाहिए कि फीमेल के लिए आगाही का एक इस तरह सिस्टम बना दिया जाए सोशल मीडिया के जी। ऊपर, ताकि उनको आगाही भी हो और दूसरा ये कि उनको ये एहसास भी दिलाया जाए जी, कि आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। बिल्कुल। आप अपनी प्रोटेक्शन आवाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ताकि वो लोग फिर खुद स्टेप ले सकें। अच्छा जी, बैरिस्टर साहब देखें, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018, उसकी वजह से तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रोर हुआ, लेकिन ये भी अच्छा है कि उसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, तो ज़ाहिर है लोगों के जो एतराज़ात हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन रूटीन में हम लोग देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत शदीद किस्म का वायलेंस होता है। हम म्यूटिलेटेड बॉडीज़ देखते हैं, डिसमेंबर्ड बॉडीज़ देखते हैं, शदीद किस्म का वायलेंस होता है। ये कब रुकेगा? यानी कि ठीक है, पहले भी होता होगा कि जो रिपोर्ट नहीं हो रहा था, अब अगर रिपोर्ट हो रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी अगर वायरल हो रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं, तो ये सिलसिला रुकेगा कब? देखें, ये सिलसिला रुकेगा तो कभी भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी नहीं रुका, लेकिन इस सिलसिले में कमी बेशी ज़रूर हो सकती है। माशरा जब इखलाकी तौर पे तरक्की का सफ़र तय करता है तो इखलाकियात के जो ग्रिप होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, मॉरल वैल्यूज़, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए जो कि जो डेवलप्ड माशरे हैं, जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, उनमें इन चीज़ों की ये जो इंसिडेंट्स हैं इनकी तादाद कम हो जाती है, इनका रेट कम हो जाता है। जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर यकीनन ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली लॉ का इशू नहीं है, ये इनफैक्ट सोशियो साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है हमारी ओवरऑल प्रोग्रेशन की जी, जिसको मैं प्रोग्रेशन की बजाय डिग्रेशन का डिजनरेशन कहूँगा। माशरे के अंदर जो इखलाकी इन्हितात का सफ़र शुरू है उसकी नफ्सियाती और समाजी जो मज़ाहिर हैं वो आपको, जैसे को मैंने कहा, सोशो साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। टॉर्चर, ये तशद्दुद करना, ये बच्चों को रेप करना, बच्चों को रेप करना मसलन जो होता है, आपको पता है कई बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, मार दिए जाते हैं। बेसिकली ये क्राइम से बढ़कर एक और मैनिफेस्टेशन है, यानी जैसे मैंने कहा कि आपके नफ्सियाती जो अवामिल मुहर्रिकात जो माशरे के माहौल के अंदर एक मुतशद्दिद रवैया अपना लिया जाता है, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और जो कलेक्टिव भी हो सकता है, और वो इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है, ज़ाहिर करता है। अब ये है क्यों? मैंने इसीलिए शुरू में जब मैंने आपने मुझे सवाल किया तो मैंने दो बातें की थी कि एक है हरासमेंट, ठीक है, हरासमेंट तो अंग्रेज़ी का एक सिंपल सा लफ्ज़ है जिसका उर्दू में तर्जुमा हरासानी या हरासा करना है, लेकिन इसकी फिर कई डिविजन्स हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, मतलब जिसको ओम्बड्सपर्सन साहिबा डील कर रही है, कि जहां आप किसी खातून को या किसी मर्द को या किसी, मैं समझता हूँ किसी की जिनसियत की बुनियाद पर आप उसको हरासा करें तो वो बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। लेकिन ये इससे ज़्यादा वाइड रेंजिंग कनोटेशन है इसकी इस्तिलाह की। मानवियत जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग है, और वो ऐसी है कि किसी शख्स को भी नफ्सियाती तौर पर अगर आप दबाव में लाकर उससे कोई काम लेना चाह रहे हैं, चाहे वो मर्द है, मर्द को कर रहा हो, औरत को कर रही हो, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये जो हमारे माशरे में टिपिकल जो सास बहू के झगड़े होते हैं, इनको भी अगर आप देखें तो ये भी एक किस्म का प्रेशर होता है ना, डोमेस्टिक प्रेशर इस तरह वो डेवलप करते हैं एक पर्टिकुलर बंदे पर, वो भी एक दूसरे को हरासी कर रहे हैं, हरासी हो रही होती है ना। अच्छा, दैट इज कॉल्ड, मतलब हरासमेंट की जो लीगल डेफिनेशन है उसमें भी आती है। और फिर मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ, जो मैंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी शुरू में, ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस। ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस की मैंने बात इसलिए की है कि दुनिया में जितने भी कन्वेंशंस बने हैं इस वक्त और जो केस लॉ आया है उसमें इस किस्म की हरासमेंट को अब इक्वेट टू या डिग्री ऑफ टॉर्चर में इसको वो किया जाता है, देखा जाता है। तो ये तशद्दुद की मुख्तलिफ किस्में हैं। लेकिन देखें, आप कह रहे हैं ना कि देखें, एक तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, फिर वो एक माइंडसेट है, कल्चरल प्रॉब्लम है, ये सब कुछ है, वो तो है, क्योंकि वेस्ट में भी यही प्रॉब्लम्स थे, उनके भी डार्क एजेस जो हैं वो गुजर चुके हैं। लेकिन अगर ये सज़ा और जज़ा का सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए
और उसकी वजह से लोगों को पता चले कि जो जो क्राइम्स हम कमिट करेंगे हमें ऑन द स्पॉट या फिर इजी जस्टिस और स्पीडी जस्टिस मिलेगा, तो मेरे ख्याल में तो फिर तो ये रोकथाम हो जाएगा ना, माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये इतना सिंपलिस्टिक व्यू इसका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखें लॉ जो है ना, लॉ वैक्यूम में नहीं ऑपरेट करता, लॉ एक सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करता है, लेकिन उसके साथ मैनिपुलेशंस भी हो रही होती हैं एट द डिफरेंट लेवल्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हेन यू अप्लाई a certain provision of law in a given society, तो उसकी मैनिपुलेटिव जो चीज़ें होती हैं वो उस सोसाइटी के सोशल और कल्चरल और मॉरल नॉर्म्स पे डिपेंड करती हैं ना। आप वेस्ट में जाएं और आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहें तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन है और क्या क्यों ये रिपोर्ट करा रही हैं, या आपकी रिपोर्ट को रोकेंगे नहीं, वो रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद वो तफ्तीश करेंगे। यहाँ पर आपसे 10,000 सवाल किए जाते हैं, आपको नहीं वो किया जाता, फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो हमारे कई इश्यूज हैं। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी की अकदार, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो सोशल प्रोग्रेशन है आपकी, उसके मेयार को देखते हुए आपके नफ्सियाती और समाजी अवामिल पैदा होते हैं, मुहर्रिकात पैदा होते हैं। कानून तो उनको मैनेज करने के लिए आता है, कानून हमेशा रिस्पॉन्सिव और वो होता है, सॉरी रिएक्टिव होता है, अच्छा, रद्द-ए-अमल के नतीजे में आता है। ठीक है, तो इसको ना वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी तो देखना चाहिए। देखिए, एक तो ये है ना कि क्राइम कमिट हो रहा है, फिर जाहिर है फिर वो अपने वो लीगल स्टेजेस से गुजर रहा होता है और वो यानी कि आगे वो केस बढ़ रहा होता है, लेकिन एक प्रिवेंटिव मेजर भी है। देखें, जिस तरह वेस्ट में अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो फिर उनको यानी कि उनके ऊपर ये एक इम्प्लिकेशन भी ज़रूर होती है कि आप लोग जाके साइकोलॉजिकल हेल्प ले लें, अगर आपको कोई मसले वसले हैं तो उसको आप एड्रेस कर लें, इतने नंबर ऑफ आवर्स या इतने जो हैं तो ये आप गुजार लें और फिर उसके बाद आप सोसाइटी में एंटर हो सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग ओवर हियर। यहाँ पे वही वो क्रिमिनल जो है वो छूट भी जाता है, और अगर वो वापस जाता है तो ही इज मच बिगर क्रिमिनल देन व्हाट ही वाज बिफोर। तो exactly इसके लिए क्या होगा? इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए यही है, देखें जो अभी इन्होंने बात की नूर आलम साहब ने, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की जिसको मैं थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आता हूँ। फिर ठीक है, ह्यूमन राइट्स, फिर मैं बार बार ह्यूमन राइट्स की बात करूंगा क्योंकि ये इंसानी हुकूक ही का इशू है, किसी ना किसी तरह जाकर उधर मिल जाता है। ठीक है, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि ह्यूमन राइट्स दो पहलू हैं, एक प्रमोशन है, एक प्रोटेक्शन है। प्रमोशन में अवेयरनेस जो उन्होंने बात की, आगाही, शऊर, लोगों को मालूमात कि आप प्रमोट करें, लोगों को पता चले उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, प्रमोशन इटसेल्फ, उसमें एडवोकेसी और सेंसिटाइजेशन, पहले सेंसिटाइजेशन का मरहला है, उसके बाद एडवोकेसी है, और उसके बाद प्रोटेक्शन आती है, कवानीन का इस्तेमाल और कवानीन का की जो इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज द लास्ट स्टेज। हम क्या करते हैं, हम जब ख्वाजा सराओं पर या ट्रांसजेंडर पर तशद्दुद की बात करते हैं तो हम सीधे कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाते हैं, हम वो पहला प्रोसेस इग्नोर कर जाते हैं। यहाँ पे तो उस ट्रांसजेंडर को भी नहीं पता कि उसके क्या राइट्स हैं, तो लेट अलोन के जो एक्सप्लॉइट करने वाला है और फिर जो उसको देने वाला है राइट्स को। यहाँ पर तो कई जजेस साहिबान रिकॉर्ड पर हैं जिन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर तुमने गैरत के नाम पे अपनी बीवी को कत्ल कर दिया तो ठीक किया है, तुम्हें ऑनर किलिंग को कंडोन किया जाता था और बाद में कानून बनाना पड़ा हमें कि ये रवैया गलत है। तो इशू ये है कि हमारे कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और वो हमारे जब तक उस तरह से एड्रेस नहीं होंगे तो हम उस लेवल पर नहीं जा सकते जिस लेवल पर तरक्की याफ्ता सोसाइटीज गई हैं। तरक्की याफ्ता सोसाइटी में मैं नहीं समझता कि सिर्फ और सिर्फ हमें वेस्ट की मिसाल देनी चाहिए, हमारी अपनी सोसाइटी में भी ऐसी कई चीजें हैं जो तरक्की की शक्लें हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे जो कल्चरल रवैये हैं, उन कल्चरल रवैयों की बिना पर हम सिर्फ इस सोच के साथ कि इस बंदे का अकीदा गलत है, इस बंदे की, जैसे अभी रक्षांदा साहिबा ने बात की कि एक ट्रांसजेंडर की आमदनी को हराम करार दिया जाता है, किस बुनियाद पे हराम करार दिया जा रहा है? क्योंकि रवैया यही है कि ट्रांसजेंडर जो है ये एक गलत चीज है, हालांकि उसको बनाया कुदरत ने है, लेकिन ये कुदरत की काम ही करेंगे, कुदरत की मैन्युफैक्चरिंग को या कुदरत की इंजीनियरिंग को हम अटैक कर रहे हैं, हम उसको चैलेंज करते हैं और हम उसको उस बंदे की तज़हीक का एक वजह बनाकर उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे कल्चरल रवैये हैं जो ठीक है। ठीक है, आप लोगों की इजाजत से एक और ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स और फिर वापस आते हैं। थैंक यू सो मच जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। बैरिस्टर साहब, आप यही बात कर रहे थे, माइंड कंडीशनिंग जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाने के लिए, लोगों के दिमागों को बदल करने के लिए, उनके सोच को बदलने के लिए। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी लैकिंग्स है गवर्नमेंट की तरफ से, कि नहीं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से लैकिंग्स जरूर होती हैं। गवर्नमेंट तो कहीं भी, किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी गवर्नमेंट आइडियल फॉर्म में नहीं ऑपरेट करती। इट कैन नेवर बी परफेक्ट, बट इट कैन बी चेंज्ड।
फॉर द बेटर, कैन इम्प्रूव इटसेल्फ। यस जी, इम्प्रूवमेंट तो होती है, कवानीन बनाए जाते हैं। देखें, गवर्नमेंट का काम है कानून साजी करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारे बनाना, जी, जी, और फिर उन इदारों को इक्विप करना। तो वो रोल तो गवर्नमेंट जहाँ तक वसाइल की कमी और ये सारे जो मसाइल हैं इनको देखते हुए जितना रोल प्ले कर सकती है वो तो कर रही है, लेकिन फिर भी यस देयर इज स्पेस फॉर मोर। एंड अच्छा बैरिस्टर साहब, देखें ये जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि ज़ाहिर कानून साजी भी होती है, फिर इदारे भी मौजूद हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए और ये सब कुछ, लेकिन हम लोग यानी कि जब अपने मुल्क के लोगों को देखते हैं ना, एवरीवन इज़ मूविंग अराउंड इन सर्कल्स, इसलिए कि यानी कि ये भी कहा जाता है कि लॉज तो मौजूद है, हमने अपना काम कर लिया। इम्प्लीमेंटेशन वाले जो है वो खुद तो डिनाई कर रहे होते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर यही एक एलिगेशन आ रही होती है कि दे आर नॉट रियली वर्किंग। तो एक आम आदमी के लिए तो वही वो सर्कल्स में घूमना ही हुआ ना, उसको तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। अगर लॉ मौजूद है तो उसका भी फायदा नहीं है, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो वो तो फिर और भी बिल्कुल फायदा नहीं है और कोई रिलीफ भी नहीं है। तो फिर देखें, यही तो हमारा इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा गवर्नेंस का डिफेक्टिव सिस्टम है। हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, तो ये और वो कैसे सिस्टेमिक डिसऑर्डर के ठीक होने के लिए आपको सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको आवाम की तरफ भी देखना चाहिए। आपको आवाम के रवैये भी, और ये इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों तरह की आप इंटरवेंशंस आपको सोसाइटी में करनी पड़ती हैं। कानून साजी इज जस्ट वन टाइप ऑफ इंटरवेंशन, लेकिन कानून की इज्जत पैदा करना, कानून के का एहतराम पैदा करना, ये एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन चाहिए, जिसके लिए आपको एजुकेशन का मैयार, बाकी चीज़ें। अब हमारी एजुकेशन में मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं रही, हम सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, और वो स्किल्स भी जो हैं वो नॉट क्वालिटी स्किल्स नहीं है, वो भी एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें हैं तो जो हम दे रहे हैं। 76 years of independence कोई चेंज ना ला सका? नहीं, चेंज आया है, लेकिन चेंज वो उस मैयार पे नहीं आया जिस मैयार पे हमें आना चाहिए। आज भी हम दुनिया की कई सोसाइटी से खातिर ख्वाह और बहुत ज़्यादा बदरजहा बेहतर भी हैं, इसलिए हमें बिल्कुल मायूसी की बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उस लेवल पर नहीं जा सके जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए। अच्छा देखें, वेस्ट के बारे में तो कहा जाता है कि देखें उन्होंने बहुत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल की है, और यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंचुरीज स्ट्रगल है, सेंचुरीज ओल्ड स्ट्रगल है। तो कहीं वो डार्क एजेस से निकले तो अब वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, टाइम लगता है माशरे को चेंज करने में, सब कुछ, लेकिन अभी ये देखें ये एज भी तो ऐसा है ना कि ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और फास्ट पेस्ड लाइफ है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मेरे ख्याल में इस एज में चेंज लाना आसान है। देखिए एक चीज आपको जरा ज़हन में रखनी चाहिए जी, जब हम प्रोटेक्शन और की बात कर रहे थे ना, और प्रिवेंशन की बात कर रहे थे जी, प्रिवेंशन में एक सोसाइटी का बड़ा रोल है जी। हमारे यहाँ पे जो इशू है ना, हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने निसाब को तब्दील करें। जी, निसाब के अंदर आप ऐसी चीज़ें डालें कि अगर आप अलिफ से इंसानियत लोगों को सिखाना शुरू कर दें, सही, तो लोगों को समझ आएगी कि ह्यूमैनिटी क्या है। ठीक है ना? ठीक है। फिर इसी तरह आपकी, हमारे यहाँ पे तो मसला ये है ना कि आपका नेबरहुड वैसे ही इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करता है, अदरवाइज जो नेबरहुड वॉच का जो कंसेप्ट है जी, जो पूरी दुनिया में है कि जहाँ पे लोग जो हैं वो वॉलंटरली अपने इर्द गिर्द नज़र रखते हैं जी, कि उनकी सोसाइटी में कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, उनकी लोकेलिटी में कोई ऐसा वनरेबल लोग तो नहीं है कि जिनको कोई जो है तंग कर रहा है। सोसाइटी एक जिम्मेदारी भी लेती है। मैं ये नहीं कहती कि रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। मैं अगर आपको अपने शोबे की मिसाल दूं कि कोई औरत हिम्मत करके सोसाइटी के वो सारे बैरियर क्रॉस करके अगर वो कहती है कि चलो मैं ये सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिपोर्ट करती हूँ, ठीक है, तो पूरे इंस्टीट्यूशन की गैरत जाग जाती है। एक इंडिविजुअल के एक्ट को इंस्टीट्यूशन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो रादर के आप एक्यूज को जो है वो देखें, वो सब उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, एप्लीकेशन वापस लो, एक सोशल प्रेशर बिल्ड करना शुरू। लॉ प्रोटेक्ट करता है क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आए तो फौरन हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को खबर कर देते हैं कि केस आ गया है। ठीक है, लिहाजा कंप्लेनेंट या जो विक्टिम है या सर्वाइवर है उसके साथ अब कोई छेड़खानी नहीं होगी। केस प्रोसेस होगा और उसके बाद चीजें तय होंगी। आपने इसको ना यहाँ से ट्रांसफर करना है
एक्यूज को ट्रांसफर करने के ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वो पूरा इंस्टीट्यूशन इस चीज में लग जाता है कि ये केस विड्रॉ हो जाए। अच्छा, ताकि इंस्टीट्यूशन तो मैं सिर्फ थोड़ा एक सोसाइटी का थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें कि जिस किस्म का प्रेशर एक तो उस खातून पे बिल्ड होता है, दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन पे बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, कि ताकि ये किसी तरीके से ये केस जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक ना पहुंचे। सही। तो ये सोसाइटी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कभी भी किसी एक इंस्टीट्यूशन की नहीं होती, ये आपकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरह जिस इंस्टीट्यूशन को हमारे यहाँ पे एक जो लॉ की बार बार बात होती, लॉ वीक नहीं है, लॉ को जिन्होंने डिलीवर करना है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज को जरूर डिस्कस करना चाहिए कि आपकी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज है ना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज बड़ा मैटर करती हैं कि जिन्होंने आगे इंसाफ देना है, जिन इदारों ने मदद करनी है, वो कितने इक्विप्ड हैं। दूसरी बात ये कि आपके लॉ के अंदर क्या स्ट्रक्चरल गैप है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि जब से हमारा ये इंस्टीट्यूशन बना है, मोर देन 500 केसेस ऐसी औरतें भी मेरे पास आई हैं जो घरों में काम करती हैं, क्योंकि हमने, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो रेडियो है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मेरे पास खवातीन कहती हैं कि हमने आपके यूट्यूब से देख के और हम आई। देखिए, जो आपने खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की है, लोग यहाँ से बैठ के वेस्ट और पता नहीं कहाँ का कनेक्ट होते हैं, तो एक अपने मुल्क के इंस्टीट्यूशन के साथ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे पास मसला ये, और ये हम चारों ऑम्बड्स पर्सन्स ने, क्योंकि उस इवेंट में हम चारों ऑम्बड्स पर्सन्स मौजूद थी, हमने कहा या तो गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन करे, ठीक है, इस मद में, या जो हरासमेंट है जो आपकी चार दीवारी के अंदर, जो क्योंकि वो भी तो वर्क प्लेस है ना, जी बिल्कुल, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर की है, उनके लिए तो आपको चाहिए कि आप उसका भी जुरिस्डिक्शन हमें दें, ताकि वो औरत भी आके या वो मर्द भी अपने एम्प्लॉयर की जो हरासमेंट है वो आके उसको रिपोर्ट करे। जी। तो बेसिकली एक तो ये देखना है कि आपने सोसाइटी के अंदर आपके वनरेबिलिटीज क्या हैं, वनरेबल ग्रुप्स क्या हैं, और उनको फिर आपके जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। अच्छा, आपका देखे नहीं, मैं सिर्फ इस पे कंक्लूड करती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली एक इशू ये भी है कि जो इस तरह की ह्यूमन राइट मशीनरी खड़ी की गई है, चाहे वो NCHR है, चाहे वो ऑम्बड्स पर्सन का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर कमीशन है, आपके ये इंस्टीट्यूशन तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन अंडर रिसोर्स्ड और अंडर ह्यूमन रिसोर्स्ड है। तो कैपेसिटीज कैसे डेवलप होंगी कि जब आपने एक इंस्टीट्यूशन को इतना स्ट्रेच कर दिया कि वो कब तक किन चीजों को वो देखेगा। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो वुमेन पुलिस के पुलिस स्टेशन में जो डेस्क थे, आपके वही ऑपरेशनलाइज हुए जो डोनर ड्रिवन थे। जब तक आपका ह्यूमन राइट का जो एजेंडा है वो डोनर ड्रिवन होगा और एक प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगी आपके एनुअल डेवलपमेंट बजट में, ठीक, तब तक आपका जो है इंस्टीट्यूशन अपने उनके टीथ मजबूत नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्यूअर्स, एक और ब्रेक लेंगे और क्विक शॉर्ट ब्रेक है, फिर वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। मैम हमारे साथ डिस्कशन कर रही थी कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट है वो औरतें अगर ऑम्बड्स पर्सन को अप्रोच करती हैं तो जाहिर है उनको एक रिलीफ मिल भी जाएगा। मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा हो तो औरत को फिर मजबूरन घर से ही जाहिर है उसको निकाल दिया जाएगा। अगर वो कंप्लेंट करती है, किसी को भी हजम नहीं होगा उसका कंप्लेंट करना, और फिर अगर उसको इंसाफ ही मिल जाए और यानी कि वो मर्दों के खिलाफ या घर वालों के खिलाफ जब फैसला चला जाए, ऐसी औरतों को फिर जुर्रत करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अभी तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो आया है, यानी औरतों और सिविल सोसाइटी का जो एक तहरीकों का जो एक स्ट्रगल थी, उसमें आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है जी।
और उस एक्ट के तहत बहुत एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है। कि आप इस तरह आसान नहीं है कि आप रिपोर्ट करवाए और आपने के ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया और आपको घर से निकाल दिया गया। इस सिस्टम के तहत कमेटीज हैं जी। इस वक्त आपकी KPCSW की कमेटीज मौजूद है, विजिलेंट है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है वो कमेटीज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ठीक है। मेन इशू ये है कि हम कितना मानते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे कितनी एक्सेप्टेंस है कि कोई औरत अगर पुलिस स्टेशन जाती है तो हम उसको बुरा भला ना कहें, हम उसको कहें कि तुम तो खानदान की इज्जत को बटा लगाने के लिए चली गई। मेरे पास भी जब खवातीन आती हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप गिल्ट महसूस ना करें। ये एक इदारा है जो आपकी टैक्स की मनी से बना है जी। ये आपको सर्व करने के लिए बना है। इसी तरह अगर हम ये मेंटालिटी डेवलप कर सकें कि ये पुलिस स्टेशंस भी जी। हमारे लिए हमारे ही टैक्स से बने हैं और हमें सर्व करने के लिए, तो किसी के लिए स्टिग्मा नहीं होगा। ठीक है। तो लॉ का बेसिकली बहुत जरूरी है कि हमें, जो मैंने करिकुलम की पहले बात की थी ना, कि आप शुरू से अगर शुरू कर देंगे बताना, ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को आप करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे तो एक तो लोगों के अंदर टॉलरेंस भी आएगी। जब आप इस तरह की बात करते हैं, रिलीजियस हार्मनी की बात करेंगे, टॉलरेंस की बात करेंगे, अदर पर्सपेक्टिव को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे तो आपका और मेरा कोई पर्सपेक्टिव डिफरेंट है तो हम एक दूसरे को काफिर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब तक हम नहीं करेंगे ना जी। उस वक्त तक सोसाइटी के अंदर एक तो टॉलरेंस की बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल। दूसरा, हमारे पड़ोस में अगर लोग खड़े हो जाए, एक कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी है कि अगर एक औरत रोज किसी मोहल्ले में पिट रही है तो वो फिर किसी के घर का मामला नहीं है, वो कम्युनिटी का मामला है, उसका मामला है। तो वो जब तक कम्युनिटी नहीं खड़ी हो जाएगी कि आज के बाद हमारे इस पड़ोस में से इस मारपीट की आवाज नहीं आएगी जी, तो उस दिन जो है ना ये बहुत हद तक लॉ आपको इन प्लेस नजर आएंगे। सही सही। अच्छा एडवोकेट साहब, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 यानी कि उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई और फिर अभी जो उसमें जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स होंगे, आपको क्या लगता है कि इस एक्ट के बाद अमेंडमेंट्स हो जाए तो सोसाइटी ज़रा सुकून से बैठ जाएगी कि हाँ ठीक है, इसमें जो गलत चीज़ें थी वो उसमें से निकल गई है, जो एम्बिक्विटीज कॉज कर रही थी वो उसमें से निकल गई। फिर भी क्या ये एक्ट ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्शन दे सकेगा? ये कि ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट बना हुआ है जी। इससे पहले एक इशू आया था और वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था जी कि ये माशरे के एक ऐसा तबका है जिसको मां सिवाय नाच गाने के और कोई रोल नहीं दिया जाता और उसको जो है हमेशा हरास किया जाता है सोसाइटी में। ठीक है। इनको राइट मिलना चाहिए, उसके ऊपर काम हो रहा था। अब इस कानून में कोई खामी नहीं है, इसके इंटरप्रिटेशन में खामी है। ठीक है। इसमें क्या है कि इस ख्वाजा सराग को जो है, आप ख्वाजा सराग दो किस्म के होते हैं। एक बाई चॉइस आया होता है। बाई चॉइस ये होता है कि वो फिजिक का जो उसका प्रॉब्लम है, यदि अल्लाह ताला ने बाज़ ख्वाजा सराग में दोनों जो है कैरेक्टरिस्टिक डाले हुए मेल और फीमेल के, ठीक है, और एक जो है बाई चॉइस आ जाता है उसी में शामिल हो जाता है। अब हम कहते हैं कि इस कानून के तहत क्या मिलेगा उनको, हम कहते हैं कि ये नाच गाने और बाकी एक्टिविटीज से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में ओपन कंपटीशन में आ गए। ओपन कंपटीशन में जब आएंगे तो उनको जो है ये मौका मिलेगा कि जॉब भी मिलेगी। अभी जो है इनका एक ही कोने में ये खड़े हुए हैं। हाँ और वहां पर उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात और उनको हरास किया। अब उसमें क्या है, इसमें ये कि ये लोगों में इसके अंदर आप जब जाएंगे तो इसमें मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है। अब इस कानून में कहा गया है कि ये डिक्लेयर करेंगे, शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, डिक्लेयर करेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है। या अगर ये ऑप्शन देते हैं कि नहीं मैं मेल की तरफ ज्यादा, क्योंकि इनकी शादियां भी होती। एक जमाना था हजरत अली करमुल्लाह वजहू के जमाने में लोग आ गए कि एक खुसरे हिजड़े की जो है
बच्चा यानी प्रेगनेंसी हुई है, ये हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि लेकर आए। जब उसको लेकर आ गए तो उन्होंने किस तरीके से उसको चेक किया कि हमारा बिलीफ ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पतली से जो है वो बीबी हवा को पैदा किया गया। तो उसने उसकी पतलियां जब काउंट कर दी तो वो 24 तो उसने कहा हाँ इसकी हो सकती है। फिर उसके बाद नमाज में उन्होंने क्या किया कि पहले मेल फिर फीमेल फिर उसके बाद ये, उनके दरमियान उनको नहीं वो किया। अब मेन यहां पर मसला क्या आ रहा है, वरासत का आ रहा है। ठीक है। अब वरासत में ये कि वहां पर जो तराजू बनाया गया हुआ है, जिस तरह पूरी दुनिया में डॉलर के उससे तराजू बनाया गया, यहां पर फीमेल से वो बेटी से बनाया, कहते हैं 2 बेटियां एक भाई के बराबर होते हैं। ठीक है। उस वजह से अगर ये जो है शनाख्ती कार्ड में इसका पता नहीं चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, तो फिर वहां पर उनके जो बाकी बहन भाई होंगे उसमें वरासत में उसको फीमेल डिक्लेयर करके उसको हिस्सा जो है कम देंगे। तो यहां पर जो मेन मसला वो दे रहे, तो वहां पर एक सेक्शन है उसमें कहा गया है, लफ्ज जो है ट्रांसजेंडर नहीं इस्तेमाल किया है। कहता है कोई बंदा ऑप्शनली कह देगा कि मैं मेल हूं कि फीमेल, और उसकी वजह से जो है बादे लोग कह रहे हैं, अब उसमें अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि नहीं, इससे जो है फहाशियत फैल रही है। सही। और उस अमेंडमेंट से फिर यानी कि उसमें फिर यानी कि लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स है वो बैडली नीडेड हैं, हो जाएंगे। लेकिन मेन चीज ये कि इन लोगों को आना चाहिए फ्रंट में और ओपन कंपटीशन में जाना चाहिए, इन चीजों से निकल कर आना चाहिए। दूसरे वालों को ये भी तो कहे ना कि लॉ पढ़ ले। हाँ जी बिल्कुल, लॉ पढ़ ले। इस मुल्क में आप जो है ना लॉ पढ़े बगैर उसको जिस तरह इस लॉ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी, तो मेरा तो मशवरा ये है कि लोग इस लॉ को पढ़ ले। अच्छा जी बैरिस्टर साहब, ये जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है या कंप्लेनेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है, ये इसकी वजह से आप ये समझते हैं कि अगर ये यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो लोग जो है, जाहिर है फिर ऑब्वियसली वो लोग फिर कोशिश करेंगे कि